वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में हम मात्रक पढ़ चुके हैं, गति पढ़ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति, 4 चैप्टर हमारा कंप्लीटली खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे दाब। दाब को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे दाब किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये हमारे आसपास की घटना वाली चैप्टर है। ऐसे भी फिजिक्स का जितना भी चैप्टर होता है सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल होता है, मतलब जो हमारे आसपास की घटना होती है उसी के ऊपर सारा फिजिक्स कार्य करता है। अगर आप फिजिक्स बढ़िया समझ जाओगे तो आसपास की घटना को देखोगे तो आपको समझ जाएगा अच्छा ये इस कारण से हो रहा है, ये इस कारण से हो रहा है। इसलिए फिजिक्स सबसे अच्छा मतलब सब्जेक्ट होता है पढ़ने के माध्यम से, क्योंकि वो सब आपके आसपास की घटना होती है तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आता है। जैसे देखिए इस चैप्टर में आपको हम दाब पढ़ाएंगे। दाब में हम लोग दाब का प्रयोग करके हम घर में कैसे कैसे काम करते हैं। काम तो करते हैं लेकिन पता नहीं अच्छा ये दाब के कारण ही होता है। तभी हम लोग पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सारा कैसे कारण होता है, दाब के कारण होता है। तो दाब क्या होता है, देखिए दाब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। पहले हम आपको बोलेंगे फिर आपको समझाएंगे, अगर समझ में नहीं आता है तब दिमाग लगाइएगा, पहले चुपचाप सुनिए। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। हम जो बोले उसको और बार सुनिए। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका मतलब हुआ दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। अब देखिए कोई भी आकृति होती है उसका एक क्षेत्रफल होता है। जैसे ये स्केल है, स्केल का क्षेत्रफल है। आप एक आदमी हो, आपका भी एक क्षेत्रफल होगा। ये बोर्ड है, बोर्ड का भी एक क्षेत्रफल होगा। हर एक चीज का अपना एक क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल जिसका जितना होता है उसमें हमको पूरा नहीं देखना है, उसका एक क्षेत्रफल देखना है। नहीं समझ में आया होगा, अभी समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, बोर्ड किस आकार का है, आप बोलोगे आयत के आकार का। किस आकार का, आयत के आकार का। इस बोर्ड की लंबाई मान लेते हैं 4 मीटर है और चौड़ाई इसका मान लेते हैं 3 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, बोलोगे क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, दोनों को गुना करेंगे कितना होगा, बोलोगे 12 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना मीटर स्क्वायर हुआ, 12 मीटर स्क्वायर। आपको चाहिए कितना मीटर स्क्वायर, जितना क्षेत्रफल है उससे मतलब नहीं, हमको चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, परिभाषा क्या बोले थे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर मैंने एक क्षेत्रफल पर। तो 12 मीटर स्क्वायर है इसका। अभी अगर हम इस पे मान लीजिए बल लगाते हैं, कोई चीज से इसमें बल लगाते हैं, बल लगाए, बल लगाने के बाद ये कितना मीटर स्क्वायर पर बल लगाए, इसमें बल लगा रहे हैं, कितना मीटर स्क्वायर पे बल लगा रहे हैं। आप बोलोगे पूरा बोर्ड पर बल लगा रहे हैं तो 12 मीटर स्क्वायर। तो 12 मीटर स्क्वायर पर हम बल लगा रहे हैं, तो मान लीजिए हम 60 बल लगाए, 60 न्यूटन का बल लगाए हैं और इसका क्षेत्रफल कितना है, 12 मीटर स्क्वायर। तो 12 मीटर स्क्वायर जगह पर हमने 60 न्यूटन का बल लगाया, तो दाब कितना हुआ। तो पूछेंगे अगर दाब कितना होता है, दाब क्या होता है, दाब होता है अगर 1 मीटर स्क्वायर में आप निकालिए, 12 मीटर स्क्वायर में अगर आप 60 न्यूटन का बल लगाते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर में आप कितना बल लगाते होंगे। आप बोलोगे 60/12 मैंने कितना न्यूटन, 5 न्यूटन का। कितना न्यूटन का, 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। कितना न्यूटन का लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का। तो 1 मीटर स्क्वायर में आप जितना बल लगाओगे ना, उसी बल को हम लोग कहते हैं दाब। क्या कहते हैं, दाब। नहीं समझ में आया, हम आपको एक बार और समझाते हैं और समझिए। देखिए जैसे यहाँ पे है 12 मीटर स्क्वायर और ये बोर्ड की लंबाई कितनी है, 12 मीटर स्क्वायर, और हमने उस पर बल लगाया 60 न्यूटन का। ये 60 न्यूटन किस पे मतलब कार्य कर रहा है, तो आप बोलोगे पूरा बोर्ड पे काम कर रहा है। तो पूरा बोर्ड पर अगर 60 न्यूटन का बल काम कर रहा है और बोर्ड में 12 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना, अगर 12 मीटर स्क्वायर में 60 तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना। अगर हम आपको बोले हैं 12 चॉकलेट का कीमत 60 रुपया है, 12 चॉकलेट की कीमत 60 रुपया है, तो 1 चॉकलेट का कीमत कितना, आप बोलोगे 12 का 60, इसका मतलब 1 का 5, 1 का 5। वही बात यहाँ है, 12 मीटर स्क्वायर में अगर 60 न्यूटन का बल लग रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना न्यूटन का बल लगेगा, आप बोलोगे 5 न्यूटन का। कितना न्यूटन का, 5 न्यूटन का। तो अभी आप समझिएगा, इसको सारा कॉन्सेप्ट इसी से आप क्लियर कर देंगे हम। देखिए समझिएगा क्या बोले हैं, 12 मीटर स्क्वायर में अगर हम 60 न्यूटन का बल लगाते हैं तो आप बोलोगे 1 मीटर स्क्वायर में कितना, आप बोलोगे 6 न्यूटन, सॉरी 5 न्यूटन। कितना न्यूटन, 5 न्यूटन। तो यही जो आपका 1 मीटर स्क्वायर में आप जितना बल लगाते हो ना, वही आपका क्या है, दाब। क्या है, दाब। अगर हम आपको पूछे कि 12 मीटर स्क्वायर का जगह है, एक बोर्ड है, उस पर 60 न्यूटन से बल लगा रहे हैं, तो उसका दाब कितना होगा, तो आप बोलोगे 12 मीटर स्क्वायर में 60 न्यूटन, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 5 न्यूटन। तो 1 मीटर स्क्वायर में जितना बल लगता है उसी को दाब कहते हैं। तो अगर इसका क्वेश्चन को दाब पूछता तो दाब का मान भी कितना होता है, आप बोलेंगे, अगर बोलेंगे
इस बोर्ड पे हम 60 न्यूटन से बल लगाए और बोर्ड की लंबाई चौड़ाई 4 मीटर और 3 मीटर है, जिसका क्षेत्रफल कितना हो गया 12 मीटर स्क्वायर। और इस पे अगर हम 60 न्यूटन से बल लगाए तो इसका दाब कितना होगा, तो आप बोलोगे दाब होता है 1 मीटर स्क्वायर में जितना बल लगाते हैं ना उसी को दाब कहते हैं। तो 12 मीटर स्क्वायर में 60 न्यूटन, 1 मीटर स्क्वायर में 5 न्यूटन, तो इसका मतलब इसका दाब कितना होगा 5। लेकिन दाब का मात्रक न्यूटन नहीं होता है, दाब का मात्रक न्यूटन नहीं होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है पास्कल। पास्कल एक वैज्ञानिक का नाम, जैसे न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है, बल का खोज किया तो बल का सही मात्रक न्यूटन। उसी प्रकार दाब का खोज किसने किया पास्कल ने, तो दाब का सही मात्रक क्या है पास्कल। दाब का सही मात्रक पास्कल। अभी आपको मिला कि जो बोल रहे हैं उस समझ में आया। जैसे ये स्केच है, स्केच का क्षेत्रफल मान लीजिए हमारे पास है 5 मीटर स्क्वायर और हम बोल रहे हैं कि इस स्केच पर हम 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। कितना न्यूटन का बल लगा रहे हैं 10 न्यूटन का। इस स्केच पर हम 10 न्यूटन का बल लगाए और स्केच का क्षेत्रफल कितना है 5 मीटर स्क्वायर। बताइए इसका दाब कितना होगा, स्केच पर लगने वाला दाब कितना होगा। आप बोलोगे 5 मीटर स्क्वायर में 10 न्यूटन, 1 मीटर स्क्वायर में जब भी निकालना है तो एक अंक निकालना, मैंने 1 में निकालना है। तो 5 मीटर स्क्वायर में अगर 10 है तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 न्यूटन। तो कहने का मतलब स्केच पर लगने वाला दाब कितना होगा 2 न्यूटन या 2 पास्कल। तो दाब पूछ दिया तो पास्कल, लेकिन दाब पास्कल जो दाब जो होता है वो क्या होता है 1 मीटर में एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है दाब कहलाता है। यहाँ तक में क्लियर हो गया होगा। अभी थोड़ा सा एक और चीज समझिएगा, देखते हैं आगे। कहता है अभी बोर्डे का लेकर चलते हैं, देखिए ठीक है। 12 मीटर स्क्वायर में हम कितना न्यूटन लगा रहे थे 60 न्यूटन आ रहा था। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना निकल रहा था, आप बोलोगे 5 न्यूटन। दाब कितना निकल रहा था इसका, दाब बोलोगे 1 मीटर स्क्वायर में जितना बल होता है वही हमारा क्या होता है दाब, जिसका दाब निकल रहा था 5 पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट समझिए। अगर हम इसकी क्षेत्रफल को बढ़ा दें, क्षेत्रफल को बोर्ड को और बढ़ा कर दें, बोर्ड को बल उतने लगाना है और बोर्ड को बड़ा कर देंगे, बोर्ड को बड़ा कर देंगे। अब की बार बोर्ड को 12 मीटर स्क्वायर था, बोर्ड को 5 गुने 6 कर दिए, 5 गुने 6 मीटर, मैंने 5 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा। अब उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तब बोलोगे आपका होगा 30 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास क्षेत्रफल कितना हो गया, आप बोलोगे 30 मीटर स्क्वायर। और 30 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो गया और इस पे लगने वाला बल कितना है, बल तो वही है, बल सेम है, बल को कुछ नहीं कर रहे हैं। बल हमारा है 60 न्यूटन, 60 न्यूटन बल कितना है 60 न्यूटन। उसके बाद हमें जब इसका दाब निकालेंगे, अब इसका दाब निकालेंगे क्या करेंगे, 30 मीटर स्क्वायर में 60 न्यूटन, 1 मीटर स्क्वायर में कितना था, बोलोगे 2 न्यूटन। कितना न्यूटन 2 न्यूटन। अब इसका दाब कितना होगा, अब इसका दाब हो जाएगा 2 पास्कल, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में जितना बल लगता है वही हमारा दाब होता है। तो दाब अभी कितना निकल गया 2 पास्कल। अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्षेत्रफल को बढ़ाए हैं तो दाब कम गया है। देखिए क्षेत्रफल पहले कम था तो दाब 5 पास्कल निकला था, अब क्षेत्रफल ज्यादा, पहले 12 था तो 5 पास्कल, अब क्षेत्रफल कितना है 30, अब क्षेत्रफल बढ़ा दिए हैं, अब इसका दाब कितना हो गया 2 पास्कल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ाइएगा, अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ाइएगा आपका दाब क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है। देखिए इतना बोर्ड पे हम बल लगा रहे हैं, अब बोर्ड को बड़ा कर देंगे फिर बल उतने लगा रहे हैं, तो इसका मतलब हर जगह बल कम जाएगा ना, क्योंकि बोर्ड बढ़ गया तो दाब हर जगह कम जाएगा। तो वही बात यहाँ पे है। कुल मिलाकर आपको समझना ये है कि क्षेत्रफल बढ़ाने से दाब घट जाता है। सपोर्ट कीजिए अगर हम क्षेत्रफल को अभी कम कर देते, क्षेत्रफल को कम कर देते, बल उतने लगाते क्षेत्रफल को कम कर देते, तो बल अगर उतने लगाएंगे क्षेत्रफल को कम कर देंगे तो क्या होगा, आप लोग क्षेत्रफल को कम कर देंगे तो दाब उसका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट आपको यही समझाना था, क्षेत्रफल के बढ़ने घटने से दाब में परिवर्तन होता है। अगर क्षेत्रफल को कम कर देंगे तो दाब बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो दाब घट जाएगा। अब डायरेक्ट हम यहाँ से बनाएंगे, इतना समझाने के लिए बताए हैं, अब डायरेक्ट यहाँ से बनाएंगे। देखिए अगर हम आपको बोलते हैं एक बोर्ड का क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर है और उस पर 60 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो उसका दाब कितना होगा। देखिए दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल कितना लगा रहे हैं हम 60 न्यूटन और क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 12, कितना निकल गया 5। दाब का मतलब क्या होता है पास्कल, दाब का मतलब पास्कल। तो आप यहाँ से बनाइएगा, समझाने के लिए आपको वैसे बताया, लेकिन जब भी आपको बोलेगा तब डायरेक्ट यहाँ से बना दीजिए, उतना करने की आवश्यकता नहीं है। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इसका देखिए एक मात्रक क्या हो गया पास्कल, दूसरा मात्रक बल का मात्रक क्या होता है बोलोगे न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो बल का दाब का दूसरा मात्रक क्या हो गया न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। इसको और तोड़ते हैं, ठीक है, चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। चलिए न्यूटन माने क्या होता है बल, बल का होता है न्यूटन, न्यूटन मतलब क्या होता है बल में क्या होता है द्रव्यमान और त्वरण,
यही होता है द्रव्यमान और त्वरण। बल में तो यही होता है। ये हो गया एफ, बल हो गया न्यूटन। एफ में क्या होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का क्या होता है केजी, त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे ये क्या बनेगा देखिए, 1 न्यूटन बराबर क्या बनता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मैंने ऊपर में केजी, ऊपर में मीटर, नीचे में सेकेंड स्क्वायर है तो कितना बार लिखना है 2 बार। देखिए बटे मीटर स्क्वायर नीचे है, इसका मतलब मीटर गुना मीटर नीचे लिख दिए। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कट गया। आपके पास क्या निकला, आपके पास निकला केजी प्रति मीटर -1 सेकेंड, सॉरी केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। केजी प्रति मीटर, देखिए केजी मीटर मीटर कट गया। उसके बाद देखिए मीटर कहाँ है नीचे, तो केजी प्रति, जो नीचे है उसको प्रति गिनते लिखते हैं केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो दाब का 3 मात्रक हो गया। पहला मात्रक आपका पास्कल, दूसरा मात्रक क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर, किधर गया न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा मात्रक केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया दाब का मात्रक। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग समझते हैं दाब सदिश है या अदिश। तो दाब कौन सी राशि है, अदिश राशि है। दाब कौन सी राशि है, अदिश राशि है। दाब कौन सी राशि है, अदिश राशि है। दाब पर दिशा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें दाब में कोई दिशा निश्चित नहीं होता है कि आपको इसी दिशा में दाब लगेगा। दाब हर दिशा में कार्य करता है, इसीलिए दाब कौन राशि है, अदिश। अभी आपको दिखाएंगे। सदिश सदिश समझाए थे ना, सदिश सदिश क्या होता है। सदिश सदिश होता है एक मतलब होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उसे सदिश कहते हैं। जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा निश्चित नहीं हो उसे अदिश कहते हैं। तो इसमें परिमाण जितना भी भौतिक राशि है सब में परिमाण होता है। मात्रक चैप्टर पढ़ाए थे उसमें बताए थे, जितना भी भौतिक राशि है सब में परिमाण होता है। भौतिक राशि क्या है, जिस चीज को आप माप सकते हो सभी भौतिक राशि है। तो जितना भौतिक राशि है सब में परिमाण होता है। डिपेंड किसके ऊपर करता है, दिशा के ऊपर। दिशा अगर निश्चित है तो सदिश राशि, दिशा निश्चित नहीं है तो अदिश राशि। तो अब यहाँ पे आते हैं दाब के। अब दाब में अगला स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दाब का क्या होता है, दिशा निश्चित को निश्चित आप बोलोगे अनिश्चित, इसीलिए कौन राशि है, अदिश राशि है। तो दाब के बारे में समझ गए। दाब प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर या पास्कल। 3 हो गया। क्षेत्रफल बढ़ाने से दाब का मान घट जाता है, क्षेत्रफल घटाने से दाब का मान बढ़ जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट समझिए आगे। अगर हम आपको बोले बेग समझते हो, बेग अब स्कूल में लेके जाते हो, बेग लेके जाते होंगे। बेग का फीता चौड़ा होता है या पतला होता है, बेग का फीता जो होता है चौड़ा होता है या पतला होता है। आप बोलोगे चौड़ा होता है। बेग का फीता चौड़ा क्यों बनाया जाता है, फीता अगर चौड़ा रहेगा तो दाब उस पर कम रहेगा, और आपको बेग उठाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होता। अगर वही सोचो बेग का फीता पतला कर देता, पतला होने का मतलब क्षेत्रफल कम कर देगा तो आपको मतलब उठाने में क्या होगा, बेग उठाने में कष्ट होगा। दूसरा, अगर आप एक धारदार चाकू है, एक बिना धार वाला चाकू, या फिर धार की तरफ से काटना है किसी चीज को, बिना धार वाला की तरफ से काटना है किसी चीज को, ठीक है, तो कौन आसानी से काटेगा, आप बोलोगे धार वाला। क्यों, धार वाला में क्या होगा, धार वाला जो होता है पतला होता है, बिना धार वाला साइड मोटा होता है। तो पतला साइड का क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। क्षेत्रफल कम होने से उस पर लगने वाला दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। दाब लगने से वो आप काम क्या होता है, आसानी से हो जाता है। इसीलिए सब्जी जो काटना है किधर से काटना है, धार वाले साइड से, बिना धार वाला साइड से, तो धार वाला साइड से। आज से सभी आदमी सब्जी किधर से काटिएगा, धार वाले साइड से। बिना धार वाले साइड से तो काट रहे होंगे, हमको पता है, लेकिन आज से सबको काटना है किधर से, धार वाले साइड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दाब किस चीज में लगता है, देखिए दाब ठोस में भी लगता है, द्रव्य में भी लगता है और गैस में भी लगता है। अभी जो हम आपको पढ़ाए हैं ये ठोस था। ये जो आपका है बोर्ड क्या है, ठोस है। बोर्ड क्या है, ठोस। ये स्केल था, स्केल क्या था, ठोस। चाकू है, चाकू क्या है, ठोस। चाकू क्या है, ठोस। तो इसका मतलब अभी जो आप पढ़े हो किसका दाब पढ़े हो, ठोस का। किसका पढ़े हो, ठोस का। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किसका, द्रव का। अब किसका पढ़ेंगे, द्रव का दाब। द्रव का दाब या द्रव में दाब, द्रव में दाब। अब इसको पढ़ते हैं, समझिएगा इसको बढ़िया से। चलिए, एक मान लीजिए आप नली ले लीजिए, नली कांच का कोनो नली ले लीजिए, ठीक है, नली ले लिए। अब नली में क्या करिए, यहाँ पे गुब्बारा है वो बांध दीजिए। गुब्बारा इसमें बांध दीजिए। गुब्बारा समझते हो, चलिए गुब्बारा ऐसे करिए, नली इसको ऐसा कर देते हैं और इसमें क्या आप एक गुब्बारा को बांध दीजिए। गुब्बारा को बांध दीजिए, बांध दिए, गुब्बारा को बांध दीजिए। उसके बाद इसमें आप पानी डालिए, इसमें आप पानी डालिए, ठीक है। अब पानी डालने के बाद क्या होता है, पानी डालने के बाद क्या होगा,
पानी डालने के बाद देखिएगा ये गुब्बारा जो है अब धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट कर देगा। अब धीरे धीरे ये क्या होगा, बड़ा होना स्टार्ट कर देगा। धीरे धीरे ये बड़ा होना स्टार्ट कर देगा। धीरे धीरे ये बड़ा होना स्टार्ट कर देगा, है कि नहीं। जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ते जाएगी, अभी अगर पानी यहाँ तक है तो गुब्बारा तो नहीं फूलेगा, ये पानी यहाँ तक आ जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, पानी यहाँ तक आ जाएगा तो और ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दर्ब के द्वारा इसके ऊपर क्या लग रहा है, दाब लग रहा है, जिसके वजह से वो क्या हो रहा है, फैल रहा है, गुब्बारा क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो कुल मिलाकर हम क्या समझे हैं कि दर्ब के द्वारा भी दाब लगता है। अभी इतना बात समझ गए कि दर्ब के द्वारा भी दाब लगता है, समझ में आ गया। अब कैसे लगता है समझिए, उसको देखते हैं। देखिए अभी हाइट इसका यहाँ तक था पानी का, तो ये कम फूला था, मतलब दाब कम था। अभी इसका हाइट यहाँ तक आया तो ज्यादा बड़ा हो गया, तो दाब तक बढ़ गया। अब यहाँ आ गया तो और ज्यादा बड़ा हो गया, है कि नहीं। कुल मिलाकर हम क्या देखते हैं, दर्ब का जो दाब है, दर्ब का जो दाब है वो हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर, हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे हाइट की बात आएगा तो उसके साथ क्या आ जाएगा, जी तो आना ही आना है, गुरुत्व त्वरण आना ही आना है। इसके बाद एक चीज और इसमें होता है, घनत्व। क्या होता है, घनत्व। घनत्व को बोलते हैं डी, डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डेंसिटी। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये आपका तीन चीज के ऊपर निर्भर करता है, हाइट के ऊपर, घनत्व के ऊपर और गुरुत्व त्वरण के ऊपर। घनत्व मतलब देखिए, जिस चीज का घनत्व ज्यादा होगा, जिस चीज का घनत्व ज्यादा होगा उसमें जो होगा दाब ज्यादा लगेगा। अब समझिए, आपको समझाते हैं। अगर आप यहाँ पे इसी चीज में देखिए, पानी था, ठीक है, पानी को मान लीजिए यहाँ तक भर दिए, उसके बाद देखिए गुब्बारा कितना बड़ा हुआ है। फिर इसी चीज में आप पानी को निकालिए, पानी को निकाल के उसके अंदर तेल डालिए। क्या भरिए, तेल भरिए। तेल भरिएगा तो क्या लगता है आपको, जितना बड़ा गुब्बारा पानी में फूला होगा उतने बड़ा गुब्बारा तेल से फूल जाएगा, उतना बड़ा गुब्बारा तेल से नहीं फूलेगा। क्यों नहीं फूलेगा, क्योंकि तेल का घनत्व कम होता है। तेल का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है। पानी का घनत्व ज्यादा होता है, तेल का घनत्व कम होता है। तेल का घनत्व कम होता है। अब जिसका घनत्व कम होता है वो कहाँ आता है, ऊपर। वो कहाँ चला आता है, ऊपर। तो आपको उत्पलावन में पढ़ाएंगे, छोड़िए उसको, अभी इतना यहाँ पे रहिए कि पानी और घनत्व, जिसका पानी का घनत्व तेल की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जिसका घनत्व ज्यादा होता है उसमें दाब भी ज्यादा लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं। तो हाइट के ऊपर तो डिपेंड करता है, तो एच हो गया। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, घनत्व के ऊपर। जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसमें दाब ज्यादा लगेगा। तो ये आपका हो गया घनत्व जी। जैसे हाइट की बात किया तो इसके साथ क्या आ जाएगा, जी। तो कुल मिला के घनत्व, पानी के अंदर जो दाब होता है वो कितने चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तीन चीजों के ऊपर। किसके किसके ऊपर, हाइट के ऊपर, घनत्व के ऊपर और द्रव्यमान, सॉरी गुरुत्व त्वरण के ऊपर। हाइट के ऊपर, घनत्व के ऊपर और हाइट के ऊपर, घनत्व के ऊपर और गुरुत्व त्वरण के ऊपर। देखिए हाइट के ऊपर, घनत्व के ऊपर, गुरुत्व त्वरण के ऊपर डिपेंड करता है दर्ब का दाब। दर्ब का दाब। अब इसका दूसरा एग्जांपल समझिए। देखिए मान लीजिए एक बीकर लीजिए, बीकर केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, बीकर क्या होता है, बर्तन बोलते हैं। बीकर लेते हैं, इसमें पानी भर देते हैं। क्या भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें क्या भर दिए, पानी। पानी का सूत्र क्या होता है, आपको पता है पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। पानी भर दिए। पानी भरने के बाद इसमें तीन छेद करते हैं, समझिए। एक छेद यहाँ करते हैं, एक छेद यहाँ करते हैं, एक छेद यहाँ करते हैं। तो तीनों जगह से लीकेज होगा। लीकेज मैंने पानी निकलेगा, छेद कर, किसी चीज में पानी भरा हुआ है आप छेद कर दिए तो लीकेज तो होगा। आपका शरीर है, आपके शरीर में मार देंगे कुछ तो आपका शरीर से क्या होगा, ब्लड का लीकेज होगा। उसी प्रकार इसमें पानी है, इसमें तीन बार छेद कर दिए, तीन जगह पर, इससे क्या होगा, लीकेज होगा। क्या लीकेज होगा, पानी। अब देखिए ज्यादा दूर तक पानी किससे जाएगा, इससे, इस छेद से जाएगा, इस छेद से जाएगा कि इस छेद से जाएगा, ये बात लगाइए। ज्यादा दूर तक पानी इस क्षेत्र से जाएगा। देखिए इसमें आपका पानी यहाँ तक जाएगा और इसमें पानी आपका थोड़ा इससे कम रहेगा और इसमें पानी यहीं तक रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, H2O को भी हटाते हैं, ठीक है। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, देखिए हो क्या रहा है, हो रहा है कि इस जगह के लिए पानी की संख्या ऊपर में कितना है, ज्यादा है। ज्यादा हाइट की संख्या क्या है, ज्यादा है, पानी यहाँ तक है। इस छेद के लिए पानी यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस छेद के लिए पानी क्या है, ज्यादा है। अब इस छेद के लिए पानी ज्यादा है तो इस पे दाब क्या होगा, ज्यादा लगेगा। दाब ज्यादा लगेगा तो ये ज्यादा दूर तक जाएगा, ज्यादा दूर तक जाएगा, इसीलिए ये यहाँ तक गया। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए पानी की संख्या यहाँ से लेके यहीं तक है,
यहाँ से लेके यहीं तक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये इससे कम हो रहा है। इसके लिए देखिए, इसके लिए तो पानी सबसे कम है, जिसके वजह से इस पे दाब सबसे कम लग रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये समझे हैं द्रव में दाब किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर। अगर ज्यादा हाइट कर देंगे तो उसका दाब ज्यादा होगा, कम हाइट कर देंगे तो उसका दाब कम हो जाएगा। तो घनत्व दाब समझ गए, हाइट का समझ गए। द्रव का दाब किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर। हाइट बढ़ाएंगे तो दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाइट घटाएंगे और दाब भी घट जाएगा। चलिए घनत्व के बारे में बता ही दिए थे कि पानी और तेल दोनों लेंगे तो ज्यादा कौन फूलेगा, तो आप बोलोगे ज्यादा किससे फूलेगा, पानी से। क्यों, क्योंकि पानी घनत्व ज्यादा होता है। चलिए तो यहाँ पे हो गया घनत्व ज्यादा किसका, घनत्व ज्यादा करेंगे तो दाब ज्यादा होगा, घनत्व को कम करेंगे तो दाब भी कम हो जाएगा। गुरुत्व त्वरण की बात करते हैं, ये इसका भी मान अगर बढ़ा देंगे तो दाब का मान बढ़ जाएगा, और इसको भी अगर घटा देंगे, इसको अगर घटा देंगे तो दाब का मान घट जाएगा। तो मेनली इस दोनों चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको रेयर केस में मिलेगा। मेनली आपको दो चीज पर डिपेंड करता है, हाइट और घनत्व, हाइट और डेंसिटी, हाइट और घनत्व के ऊपर। तो इसी के ऊपर इसमें एक चीज और समझिएगा, इसमें क्या होता है, द्रव के अंदर दाब कैसे, आपको बोले थे कि द्रव के अंदर दाब जो होता है वो हर दिशा में काम करता है। द्रव के अंदर आप दाब की बात करते हैं, द्रव के अंदर दाब, द्रव के अंदर दाब। चलिए बचपन में हम लोग क्या करते थे, एक कभी किसी के पास पाइप होगा, किसी के पास पाइप होगा, पाइप समझते हो ना, पतला सा पाइप। देखो बचपन में हम लोग क्या करते थे, एक बाल्टी ले लेते थे, बाल्टी में क्या करते थे, पानी भरते थे। बाल्टी में क्या करते थे, पानी भरते थे। बाल्टी यही है ना, ये देखिए बाल्टी है, बाल्टी बना नहीं बना, चलिए बाल्टी ऐसे नहीं बनता है। तो ये हमारा क्या है, बाल्टी है। ये हमारा क्या है, बाल्टी, बाल्टी समझते हो ना, बाल्टी, बाल्टी बकेट, बकेट, बाल्टी क्या बोलते हैं, बकेट। ये हमारा बाल्टी है। बचपन में हम लोग क्या करते थे, इसके अंदर पानी भरते थे, इसके अंदर पानी भरते थे। ये कब करते थे, बचपन में, अभी भी पानी भरते हैं। चलिए इसमें पानी भरते थे, पानी भरने के बाद एक पाइप होता था, हम लोग उससे खेलते थे। पाइप क्या करते थे, इसमें यहाँ से पाइप इसमें डालते थे, पाइप होता था, और इस पाइप को ऐसे करके ये पाइप होता था, पाइप को ये पाइप होता था, और पाइप से हम लोग क्या करते थे, पानी को बाहर निकालते थे। कैसे करते थे, पाइप को ऐसे करके मुंह से खींचते थे, पानी मुंह से खींचते थे, इधर से पानी निकल लेता था, फिर छोड़ देते थे, पानी निकल रहा है, हम लोग देख रहे हैं पानी चल रहा है, पानी चल रहा है। बचपन में से किए होंगे। अब उसमें कभी कभी आप देखते होंगे, उस पाइप को अगर गौर कीजिएगा, आप बचपन में नहीं गौर किए होंगे, आप गौर कीजिएगा, इस पाइप में मान लीजिए कहीं एक पानी यहाँ पे हल्का सा फंसा हुआ है, थोड़ा सा पानी यहाँ तक मान लो फंसा हुआ है, पानी यहाँ तक क्या हुआ है, फंसा हुआ है, उस पाइप में समझिए पानी फंसा हुआ है। अब समझिए आप, जैसे इसकी लंबाई को आप उसके पानी के अंदर उसका जो पाइप था उसको ज्यादा डालिएगा, पाइप के अंदर, इसको पानी के अंदर पाइप को ज्यादा दूर तक डालिएगा बाल्टी के अंदर, तो ये जो आपका ये है वो इसके क्या होगा, बाहर जाना शुरू हो जाएगा। पाइप को ज्यादा दूर तक डालिएगा तो ये जो आपका यहाँ पानी फंसा हुआ था वो किधर जाएगा, इधर की इधर, आप लोग ये आगे जाएगा, निकलने की कोशिश करेगा इधर। क्यों, क्योंकि जब हाइट इधर हम बढ़ा रहे हैं तो हाइट बढ़ाने से दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, और इस पर लगने वाला दाब ज्यादा हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या बाहर निकलने की कोशिश करेगा। पहला कंडीशन क्या हुआ कि हमने क्या किया, गहराई बढ़ा दी, गहराई बढ़ा दी। जब गहराई बढ़ाए मैंने इसको अंदर तक लेके गए तो क्या हुआ, इसके अंदर गहराई बढ़ाए तो दाब क्या हुआ, बढ़ गया, दाब क्या हुआ, बढ़ गया। दूसरा कंडीशन हम गहराई नहीं बढ़ाए। चलिए अब दूसरा कंडीशन, पाइप यहीं तक था, गहराई नहीं बढ़ाए, इसको सिर्फ हिला दिया। पाइप हम यहाँ के बदले पाइप को हम यहाँ कर दिए, यहाँ के बदला पाइप को हम क्या कर दिया, हाइट उसका सेम है लेकिन पाइप पहले यहाँ था, अब पाइप को हम यहाँ कर दिए। अब यहाँ करने बाद फिर एक बार हम यहाँ कर दिए। अब हम देख रहे हैं पाइप को कितनों उसी हाइट पर पाइप को कितनों हिला रहे हैं तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यही का वही है। इसका मतलब क्या है, समान हाइट पर, समान ऊंचाई पर दाब नियत रहता है, दाब नियत रहता है, मतलब दाब नहीं बदलता है। अब ऊंचाई इसका सेम रखेंगे, इसको किधरों को घुमा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तीसरा, अब इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। मान लो इस डायरेक्शन में है, उसका डायरेक्शन इसको घुमा के दूसरे डायरेक्शन में कर दिए, फिर तीसरे डायरेक्शन में। हाइट वही रख रहे हैं, हाइट वही रख रहे हैं। अब की बात डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, दिशा चेंज कर रहे हैं। तीसरा, दिशा चेंज कर रहे हैं,
हाइट वही है लेकिन दिशा चेंज कर रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, दाब नियत रहता है। 3 कंडीशन हम लोग देख लिए। पहला कंडीशन, गहराई बढ़ा रहे हैं तो दाब बढ़ रहा है, समान ऊंचाई पर दाब निश्चित रहता है। तीसरा, दिशा चेंज करते हैं अंदर में, हाइट वही रहता है लेकिन सिर्फ दिशा अगर चेंज करते हैं फिर भी दाब निश्चित रहता है। इसका मतलब क्या है, दिशा से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब दाब जो होता है कोई निश्चित दिशा में काम नहीं करता है, हर दिशा में काम करता है। चाहे तुम इधर घुमा दो, उधर घुमा दो, इधर घुमा, जिधर घुमाना है उधर घुमा दो। तो इसका मतलब दाब हर दिशा में काम करता है। तो 3 चीज हम लोग सीखे। पहला क्या कि द्रव के अंदर गहराई बढ़ाने से उसका दाब बढ़ जाता है। दूसरा, समान ऊंचाई रहने पर दाब कांस्टेंट रहता है, दाब नहीं बदलता है। तीसरा, दाब पर दिशा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए दाब पर दिशा का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दाब कौन सी राशि होती है, अदिश राशि है। समझ में आ गया। चलिए देखिए किसकी बात हो रहा है, द्रव के अंदर दाब की। द्रव के अंदर दाब की, तो द्रव के अंदर दाब किस दिशा में कार्य करता है, तो आप बोलोगे सभी दिशा में काम करता है। द्रव के अंदर दाब सभी दिशा में काम करता है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि एक ही दिशा में काम करता है। द्रव के अंदर दाब सभी दिशा में कार्य करता है। द्रव के अंदर गहराई बढ़ाने से दाब बढ़ जाता है। द्रव के अंदर गहराई सेम रखने पर, उसको आगे पीछे करने पर दाब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये 3 कंडीशन था। कितने कंडीशन हुए, 3 कंडीशन। तो ये हमारा द्रव का दाब क्या हुआ, खत्म। द्रव के अंदर दाब क्या हो गया, खत्म। तो द्रव के अंदर, ठोस के अंदर दाब पढ़ लिए, द्रव के अंदर दाब पढ़ लिए। अब किसके अंदर दाब पढ़ेंगे, गैस के अंदर दाब। किसके अंदर दाब, वायु के अंदर दाब या गैस के अंदर दाब। वायु का दाब, देखिए इसको बोलते हैं गैस का दाब। अब क्या पढ़ेंगे, गैस का दाब। गैस के दाब को ही हम लोग कहते हैं वायु का दाब, वायु का दाब या वायु दाब। क्या बोलते हैं, वायु दाब। तो कुल मिलाकर हमको ये पढ़ना है। गैस का दाब, सबसे पहले ये समझेंगे गैस का दाब किसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे देखिए ठोस का दाब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, क्षेत्रफल के ऊपर। द्रव का दाब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, हाइट के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, माने ऊंचाई के ऊपर, घनत्व के ऊपर, गुरुत्व त्वरण के ऊपर। तीसरा, गैस का दाब किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो गैस का दाब जो होता है हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, हाइट के दाब पर। तो गैस का दाब किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर। तो गैस का दाब 1/हाइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हाइट घटाइए, गैस का दाब बढ़ जाएगा। गैस का दाब बढ़ जाएगा। सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। द्रव में 3 चीज पर, हाइट पर, घनत्व पे और त्वरण पे। लेकिन गैस में सिर्फ एक चीज पे, किसके ऊपर, हाइट के ऊपर। इसका मतलब देखिए यहाँ 1/, लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसको घटाइए गैस का दाब बढ़ जाएगा, इसको हाइट बढ़ाइए गैस का दाब घट जाएगा। कहने का मतलब वायुमंडल में हम लोग जो रहते हैं किसके, हम लोग के चारों तरफ वायु का क्या है, एक आवरण बना हुआ है। उसी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल। क्या कहते हैं, वायुमंडल। वो वायुमंडल हम लोग के ऊपर क्या लगाता है, दाब लगाता है। वायुमंडल में वायु द्वारा लगाने वाले दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। तो वो हम लोग के ऊपर दाब लगाता है। और वायुमंडल में क्या रहता है, आप लोग वायु क्या है, गैस है, इसीलिए इसको बोलते हैं गैस का दाब। कुल मिलाकर ये गैस का दाब बोलो या वायुमंडलीय दाब बोलो, बात एक ही है, बात एक ही है। अब वायुमंडल में क्या होता है, हवा है। वायुमंडल में क्या है, हवा है। समझिएगा इस चीज को बढ़िया से। वायुमंडल में हमारे चारों तरफ क्या है, हवा है। ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी का सतह है और वायुमंडल में क्या है, हवा है। वायुमंडल में क्या है, हवा है। वायुमंडल में हवा है, ये हवा हो गया, ये चारों तरफ हवा है, चारों तरफ क्या हवा है। अब ये बताइए, हवा ऊपर जाने पर हवा का मान, गैस का मान, वायु का मान जो होता है वो बढ़ता है घटता है। तो हम लोग, आप लोग पढ़ोगे आगे ज्योग्राफी में पढ़ोगे, पृथ्वी से, सतह से जो ऊपर है वायुमंडल है वो कितने परतों में बटा हुआ है, 5 परतों में बटा हुआ है। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, 5 मंडल में बटा हुआ है। तो सबसे ज्यादा वायु कहाँ रहता है, सबसे ज्यादा वायु कहाँ रहता है, क्षोभ मंडल में। उसके बाद संताप मंडल में। मतलब कहने का जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, वायु का मान घटते जाता है, वायु का मान घटते जाता है, वायु का मान घटते जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए कहीं पे ज्यादा वायु है, कहीं पे कम वायु है, कहीं पे ज्यादा वायु, वायु दाब लगाता है। ठीक है, इतना समझिए, वायु दाब लगाता है। वायु हम लोग के ऊपर है, सबके ऊपर दाब लगाता है। वायु दाब लगाता है, वायु दाब लगा रहा है। और जहां पे ज्यादा वायु रहेगा, स्वाभाविक सी बात, जहां ज्यादा वायु वहां ज्यादा दाब, जहां कम वायु वहां कम दाब।
अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वायु की मात्रा घटते जाएगी, वहां पे वायु आपको हवा आपको कम मिलेगा। तो जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो हवा आपको कम मिल रहा है। हवा कम मिलने का मतलब क्या है, हवा कम मिलना मतलब उसका दाब कम होना। तो कुल मिला के आपके दिमाग में ये फिट हो गया होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमारा दाब क्या हो रहा है, घट रहा है। दाब क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमारा दाब घट रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमारा दाब घट रहा है, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे हमारा दाब बढ़ जाएगा। अब ये आप समझिएगा होता क्या है, जैसे हमारा जैसे मान लीजिए वायुमंडल वायु हम पे क्या लगाता है, दाब लगाता है। तो वायु हम पे दाब लगाता है तो हम लोग उसका पता नहीं चलता है। क्यों पता नहीं चलता, क्योंकि हम उसका आदी हो चुके हैं। मैंने हमको बचपन से उसके ऊपर दाब लगता है तो हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम लोग जैसे रहते थे वैसे हमको पता नहीं चलता है। अगर एट ए टाइम आपके ऊपर कोई दाब लगाए तो आपको महसूस होने लगता है। लेकिन जब जन्म से लेके मरण तक हमारे ऊपर क्या करता है, वायुमंडल दाब लगाता है, जिसकी वजह से हम उसको इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको हम आदि हो चुके हैं। अब वायुमंडल हम लोग के ऊपर दाब लगाता है और हमारे शरीर के अंदर उधर से वायु हम पे दाब लगा रहा है, क्योंकि हमारे आसपास तो वायु है। तो उधर से वायु हम पे दाब लगा रहा है, हमारा अंदर से भी दाब बाहर लग रहा है। नहीं समझे, अंदर से दाब बाहर लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। कौन, ब्लड प्रेशर। हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उससे हम लोग के शरीर पे क्या लगता है, दाब लगता है। किधर की ओर, बाहर की ओर। हमारे शरीर से दाब किधर लग रहा है, बाहर की ओर। नीचे से ऊपर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। अंदर से बाहर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। अब वायुमंडलीय दाब कहाँ लग रहा है, बाहर से अंदर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। सॉरी, हमारे शरीर में नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, वायुमंडल ऊपर से नीचे की ओर। तो देखिए हमको इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जितना वायुमंडलीय दाब ऊपर से हम पे बल लगाता है उतना शरीर का हम लोग का दाब उस पे काम करता है। तो जितना वो लगा रहा है उतना हम भी लगा रहे हैं, तो बात हमारा संतुलन रहता है, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। जितना हम अंदर से बाहर कर रहे हैं उतना बाहर से अंदर आ रहा है, तो इसलिए कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप एरोप्लेन में जाइएगा, कहाँ जाइएगा, एरोप्लेन में। जैसे आपका आंख है, आपका आंख क्या कर रहा है, आपका आंख बाहर की ओर बल लगा रहा है और वायु दाब आंख को कहां कर रहा है, अंदर कर रहा है। लेकिन जैसे आप एरोप्लेन पे जाइएगा, एरोप्लेन पे जाने के बाद आपका शरीर जो, हमारा शरीर जो है आंख को कहां लगा रहा है, बाहर। लेकिन जैसे हम ऊपर गए तो ऊपर में हम लोग को बाहर से अंदर करने वाला जो दाब है, मैंने वायु वाला दाब जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि आप बोलोगे ऊपर गए, ऊपर जाने का मतलब है कि वहां पे वायु कम होना। अभी जस्ट पढ़ा है, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो वायु की मात्रा कम हो जाएगा, वायु की मात्रा कम होगा तो आप वहां पे वायु दाब भी कम हो जाएगा। तो आप जब ऊपर गए तो आपका आंख कहाँ जा रहा है, आपका आंख क्या सोच रहा है, बाहर। आप हमारा शरीर आंख के ऊपर कहाँ बल लगा रहा है, बाहर की ओर। अब ऊपर और नीचे धरती पर क्या होता है, सब फिर से समझते हैं। आप धरती पे हो, आपका आंख कहाँ जा रहा है, बाहर। वायु द्वारा आपको आंख कहाँ कर रहा है, अंदर। लेकिन आप हाइट पर चले गए तो आप हो, आपका शरीर का मतलब जो बल है, दाब है, वो तो बाहर निकाल रहा है। आप आंख पे बाहर की ओर बल लगा रहा है। लेकिन जब ऊपर गए तो वहां पे अंदर करने वाला बल है ही नहीं, अंदर करने वाला दाब है ही नहीं। क्यों नहीं है, वायु कम है। तो जैसे आप हाइट में जाइएगा तो आपका आंख दर्द करने लगता है, आंख दर्द करने लगता है, कान दर्द करने लगता है, आपका शरीर में अजीब टाइप का होने लगता है। क्यों, क्योंकि आप ऊपर गए तो हमारा शरीर का जो आप बाहर की ओर दाब लग रहा है, वहां अंदर की ओर, सॉरी, हमारे शरीर से बाहर की ओर जो दाब लग रहा है वहां पे अंदर की ओर दाब, संतुलन बनाने वाला दाब वहां पे है ही नहीं, जिसके वजह से हमको वहां अनकंफर्टेबल महसूस होता है। जैसे आपका पेन है, पेन होता है, पेन का जो आपका मतलब पेन जो चलता है, पेन चलने का वजह क्या है, अभी आसपास में पेन होता है। हाँ दिखाते हैं, देखिए ये आपका पेन है, मान लीजिए पेन है, ठीक है। अब पेन में क्या हो रहा है, इधर से वायु दाब लग रहा है, इधर से वायु दाब लग रहा है, किसकी ओर, इधर की ओर। तो हम लिखते हैं, लिखते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे आपका पेन नहीं उतर, हम ऐसा करके फूकते हैं, उसमें फूकते हैं ना, फूकने की वजह से क्या होता है, उसमें दाब लगता है, वो अंदर की ओर जाता है। कुल मिला के वायु कहाँ लग रहा है, इसको अंदर की ओर। अब जैसे हम ऊपर चले गए, जैसे हम कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, ऊपर जाने के बाद इसके अंदर लगने वाला दाब है। अब लोग इसके अंदर ऊपर लगने पर वायु कम हो जाएगा, तो इस पर लगने वाला दाब नहीं है। तो वहां पे जब दाब नहीं है तो यहाँ पे कलम का स्याही क्या करेगा, बोकर देगा। क्या करेगा, बोकर देगा। बोकर समझते हो ना, इसका स्याही उल्टे सारा का सारा स्याही निकल जाएगा। तो निकल जाना हमारे बिहार में उसको बोलते हैं बोकर देना। क्या बोलते हैं, बोकर देना। तो कलम वहां पर जाकर कौन सी कर देगा, बोकर देगा, समझे। तो कुल मिला के जितना भी चीज है सबके ऊपर कौन सी लग रहा है, वायु दाब लग रहा है। जैसे आदमी है, आदमी के ऊपर वायु दाब लग रहा है और शरीर को उसके बाहर की ओर दाब लग रहा है, दोनों को संतुलन बना लेता है। लेकिन कभी कभी किसी आदमी को देखिएगा, कोई आदमी का डेथ हो जाता है, कोई आदमी का डेथ हो जाता है। डेथ हो जाने के बाद उसका जो दाब होता है, उसका जो वजन होता है बढ़ जाता है। कोई आदमी अगर मर जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। उसका कारण क्या है, जैसे वो डेथ हो गया तो
उस पे लगने वाला दाब तो लग रहा है, मतलब वायुमंडल से लगने वाला दाब तो उसके ऊपर लग रहा है, क्योंकि आसपास तो हवा है, तो उसके ऊपर वायु द्वारा लगने वाला दाब तो उसको लग रहा है, लेकिन अंदर से जो दाब लग रहा था वो दाब अब मरने के बाद नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से वो दाब भी उसमें आके जुट जाता है। यही वजह है कि मरने के बाद आदमी क्या होता है, भारी हो जाता है। मरने के बाद आदमी भारी हो जाता है। समझ में आया क्यों होता है? क्योंकि अंदर से उसको बल नहीं लग रहा, दाब नहीं लग रहा है, अब बाहर से उसको दाब लग रहा है, बाहर से दाब लग रहा है तो बल की मात्रा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ जाता है। समझ में आया? पहला सियाही क्यों वो कर देता है, दूसरा आदमी के मरने के बाद दाब क्यों मतलब वजन क्यों बढ़ जाता है, तीसरा आदमी हाइट में जाने पर आंख का दर्द करने क्यों लगता है। समझ में आया? नेक्स्ट समझिएगा। अब मेन रूप से आपको अपना अभी पे आते हैं, सिलेबस पे आते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं आपको दो जगह देते हैं, दो जगह देते हैं। एक देते हैं स्थल, ये क्या है स्थल, दूसरा देते हैं समुद्र। एक स्थल एक हमारा क्या है समुद्र है। अगर हम आपको ये कहे कि स्थल और समुद्र में ज्यादा गहरा स्थान पर कौन पाया जाता है, स्थल और समुद्र में ज्यादा गहरा स्थान पर कौन पाया जाता है, तो आप अपने आसपास में देखना जो नदी वाला इलाका होता है, जो नदी होता है, जहां आपके आसपास में अगर नदी होगा तो नदी को देखना, तो जहां पे आप रहते हो वहां से नदी जो होता है गहरा जगह पर पाया जाता है। क्या किस जगह पर पाया जाता है? गहरा जगह पर। इसका मतलब क्या है कि समुद्र वाला जो जगह होता है उसकी गहराई स्थल से क्या होता है ज्यादा होता है। स्थल से गहराई क्या होता है ज्यादा होता है। स्थल से उसकी गहराई ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे वायु की मात्रा ज्यादा होगी कम होगी। अब बोलोगे वायु की मात्रा वहां पे ज्यादा होगी, क्योंकि देखो समुद्र में यही जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक वायु है, तो समुद्र में स्थल में यहाँ से यहाँ तक वायु है, लेकिन समुद्र जो है वो ज्यादा गहरा है। समुद्र जो है वो ज्यादा गहरा है। मान लो समुद्र यहाँ तक है, समुद्र यहाँ तक है, तो ये इसके पास वायु कहाँ तक होगा? यहाँ तक होगा। इसके पास वायु यहाँ तक होगा। अब बताइए ज्यादा वायु किसके पास है? तो आप बोलोगे ज्यादा वायु इसके पास है, तो जिसके पास ज्यादा वायु होगा उस पर लगने वाला दाब भी तो ज्यादा उसी के पास होगा, है कि नहीं? तो कुल मिलाकर अगर हम आपको ये पूछे कि स्थल और समुद्र में दोनों जगह पर में से ज्यादा वायु दाब किस जगह पर पाया था, तो आप क्या बोलोगे? समुद्र के पास। किसके पास? समुद्र के पास। क्यों? क्योंकि उसकी गहराई ज्यादा होता है। गहराई ज्यादा होने से वहां पे वायु की मात्रा ज्यादा होगी, वायु की मात्रा ज्यादा होने से वहां पे वायु दाब भी ज्यादा होगा। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको करते हैं। अगर मान लो आप पहाड़ पे आपको भेज दिए, कहाँ भेज दिए? पहाड़ पे। आप पहाड़ पे चले गए और वहां पे आपको बोले वहां पे वायु दाब ज्यादा होगा कम होगा। अब बोलोगे पहाड़ पे चले गए हैं, इसका मतलब वहां पे वायु की मात्रा कम होगा। वहां पे वायु की मात्रा क्या होगा? कम होगा। वायु की मात्रा कम होने से, वायु की मात्रा कम क्यों है? क्योंकि हम ऊपर चले गए हैं। जैसे ऊपर जाएंगे वहां पे वायु क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वहां वायु की मात्रा हमको क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। हम चले गए हैं ऊपर, ऊपर चले गए हैं तो वहां वायु की मात्रा क्या है? कम है। जब वायु की मात्रा हमारे पास कम है तो इसका मतलब वहां वायु दाब भी कम होगा। समझ में आया? तो ऊपर जाने पर यहाँ पहाड़ पर हमको वायु दाब की मात्रा कम होगा, तो पहाड़ पर भी आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। क्योंकि सांस लेने में दिक्कत क्यों होगा? क्योंकि वायु है ही नहीं, वायु है ही नहीं। वायु है ही नहीं मतलब वायु साफ नहीं है, वायु कम है, जितना चाहिए उतना नहीं है। समझे? तो चलिए नेक्स्ट। अगर हम आपको ये बोले कि एक खाना आपको बनाना है, स्थल पे बनाना है और यहाँ पहाड़ पे बनाना है, तो ज्यादा आसानी से खाना आप कहाँ बना पाओगे? जल्दी खाना कहाँ पक जाएगा? यहाँ या यहाँ? आप क्या करोगे? ज्यादा खाना कहाँ पकेगा? ये क्वेश्चन था। अब समझिए क्वेश्चन क्या है। अगर हम आपको बोलते हैं यहाँ खाना बना रहे हो, यहाँ खाना बना रहे हो, अब देखिए आप कहाँ ज्यादा मतलब पहाड़ पे हो और आप स्थल पे हो, तो वायु दाब ज्यादा कहाँ पे है? आप बोलोगे वायु दाब ज्यादा यहाँ पे है। तो दाब ज्यादा यहाँ है, दाब ज्यादा यहाँ है, और दाब यहाँ पे क्या है? कम है। तो दाब यहाँ पे क्या है? कम है। यहाँ पे दाब कम है, यहाँ पे दाब ज्यादा है। जहां पे दाब ज्यादा होता है वहां पे खाना जल्दी बन जाता है। तो दाब ज्यादा कहाँ है? आप लोग यहाँ है, तो मतलब स्थल पे खाना जल्दी बन जाएगा और पहाड़ पे खाना बनाने में कठिनाई होगी। ये सारा सारा किसके ऊपर डिपेंड किया? अभी जस्ट बोले किसके ऊपर? दाब के ऊपर। अब दाब के ऊपर क्यों डिपेंड किया अभी हम आपको बताते हैं। तो कोई भी चीज को जब भी हम खाना बनाते हैं तो हर एक चीज का एक क्वथनांक बिंदु होता है, हर एक द्रव का एक क्वथनांक बिंदु होता है। क्वथनांक बिंदु क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वथनांक बिंदु कितना होता है? जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है? क्वथनांक बिंदु होता है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव से गैस में बदल जाए, द्रव से गैस में बदल जाए। अर्थात जैसे हम समझाते समझिए, पानी को अगर आप 100 डिग्री पर सेल्सियस पर गर्म कीजिएगा तो पानी पानी नहीं रहेगा, पानी वाष्प में बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? पानी द्रव से किसमें बदल गया? वाष्प में। पानी द्रव से किसमें बदल गया? वाष्प में। तो कितना डिग्री सेल्सियस पर? आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी जल का क्वथनांक कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कितना है? पानी को आप कितनों गर्म कर लो, कितनों गर्म कर लो, आप दिन भर खूब आंच दे दो, बहुत ज्यादा मतलब गोईठा जला दो, बेल्डी जला दो, या फिर आप क्या बोलते हैं उसको चेला लगा दो। चेला समझते हो? पार्ट ऑफ पेड़, पार्ट ऑफ पेड़, ड्राई पार्ट ऑफ पेड़ इज चेला।
ठीक है। तो आप चला जला दो, कुछ भी जला दो, आपका पानी का मैक्सिमम जो आपका गर्म करने की पावर है, आप कितना तक गर्म कर सकते हो? 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि पानी का पावर है 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने का। क्योंकि पानी को 100 तक पहुंचा दिए तो पानी पानी नहीं रहेगा, पानी अब वाष्प बदलना स्टार्ट कर देगा। तो आप पानी कहां तक गर्म कर सकते हैं? 100 तक। लेकिन अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो क्वथनांक का मान भी बढ़ जाता है, क्वथनांक का मान भी बढ़ जाता है। अगर अभी जल का क्वथनांक कितना है? 100, लेकिन अगर हम किसी कारण से इसमें दाब को बढ़ा दिए, दाब को बढ़ाने का मतलब उसमें वायु डाल दिए, उसमें क्या डाल दिए? वायु डाल दिए। दाब वायु, इसमें कौन दाब की बात हो रहा है? वायु दाब की बात हो रहा है। तो वहां पे अगर हम वायु डाल दिए तो वहां दाब बढ़ जाता है, दाब बढ़ने से उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अगर हम किसी चीज में वायु डाल दिए और उसको उसी में रख दिए, जैसे आप गैस, कुकर है, कुकर में क्या करते हो? कुकर में ढक्कन लगाते हो, उसको उसमें दबा देते हो। तो इसका मतलब क्या है? उसमें जो गैस है, हवा है, वो हवा उसी में रह गया है, हवा उसी में रह गया है। हवा अगर उसी में रह गया है तो इसका मतलब उसमें वायु दाब होगा। जब उसमें वायु दाब होगा इसका मतलब दाब है, तो दाब ज्यादा है। अगर तो दाब ज्यादा है इसका मतलब क्वथनांक भी उसका बढ़ जाएगा। तो अभी जल का क्वथनांक कितना था? 100, अब मान लो उसका हो जाएगा 110। अब ये कितना तक गर्म होगा? पानी कितना तक गर्म होगा? आप बोलोगे 110 तक। क्यों? क्योंकि इसमें वायु आ गया है, दाब आ गया है, दाब आने से इसका क्वथनांक बढ़ गया है। अब ये 110 तक गर्म होगा। कहां तक गर्म होगा? 110 तक। अगर ये 110 तक गर्म होगा तो कोई चीज अगर मान लीजिए 100 तक गर्म होकर काम कर रहा है, कोई 110 तक काम कर रहा है, तो जल्दी काम कौन करेगा? आप बोलोगे 110 वाला। यही कारण है कि गैस कुकर में, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का कारण क्या है? उसका दाब का बढ़ जाना। अब यहाँ पे पहाड़ पे आएंगे, पहाड़ पे दाब की मात्रा, वायु की मात्रा क्या है? कम है। ऐसे होना चाहिए कितना डिग्री सेल्सियस? यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे दाब क्या है? कम है। यहाँ पे हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए जमीन पर 100, ऐसे कुछ नहीं करते, बिना कुकर का खाना बना रहे हैं, कितना पर बन रहा है? 100 पर। अब ऊपर चले गए तो वहां पर दाब क्या हो गया? कम हो गया। दाब कम होने से उसका क्वथनांक 80 हो गया। अब यहाँ पे 100 पे बन रहा है, यहाँ पे 80 पे बन रहा है। खाना बनाने में कष्ट कहाँ होगा? तो आप बोलोगे 80 वाला पर। कितना गर्म करेंगे? 80 तक गर्म होगा तो खाना लेट से बनेगा। यहाँ गर्म करेंगे कहाँ तक बनेगा? 100 तक बनेगा, खाना जल्दी बन जाएगा। इससे भी जल्दी बनाना है तो कुकर में डाल दीजिए। कुकर में आप देखिएगा रबर लगाता है। अगर आपका कुकर में लीकेज होगा तो खाना बनने में लेट होगा। लीकेज को कम करने के लिए रबर लगाते हैं। रबर लगाने से उसमें पूरा का पूरा वायु उसमें फंस जाता है। वायु उसमें रहने का मतलब उसमें दाब आ गया। दाब बढ़ने से क्वथनांक का मान बढ़ जाता है और खाना जल्दी बन जाता है। तो ये हमारा था आज का गैस में दाब। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। गैस में दाब। नेक्स्ट समझते हैं वायुमंडलीय दाब को मापते किसमें है? वायुमंडलीय दाब को मापते किसमें है? तो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर में। किसमें? बैरोमीटर में। बैरोमीटर में क्या भरा हुआ होता है? आप बोलोगे पारा का सूत्र क्या होता है? Hg। पारा का संकेत क्या होता है? Hg। तो बैरोमीटर में पहला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब कैसे मापते हैं? बैरोमीटर में क्या भरा होता है? पारा। और समुद्री बैरोमीटर, देखो बैरोमीटर दो जगह पर लाया जाता है, एक स्थल पे एक समुद्र में। जो समुद्र में लगाते हैं मतलब बैरोमीटर, उसका कितना होता है? 76 सेंटीमीटर लंबाई। कितना सेंटीमीटर? 76 सेंटीमीटर। और जो स्थल पे होता है उसकी कितना होता है? 75 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायुदाब कम होता है, यहाँ पे वायुदाब ज्यादा होता है, इसलिए 76 तक होता है। और ये कितना तक होता है? 75 तक होता है। समझ में आया? तो समुद्र में बैरोमीटर जो लगाते हैं कितना सेंटीमीटर लंबा लगाते हैं? 76 सेंटीमीटर। उसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है? पारा भरा हुआ रहता है। इसमें 3 चीज होता है। इसमें कितना चीज होता है? 3 चीज लगाते हैं। इससे क्या करते हैं? बैरोमीटर से क्या करते हैं? बैरोमीटर से मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। पूर्वानुमान मतलब, अगर हम आपको बोलते हैं मौसम का पूर्वानुमान मतलब मौसम के बारे में होने से पहले आपको जानकारी देते हैं कि ये होने वाला है। तो जैसे ज्योतिषी होता है, ज्योतिषी क्या करता है? जो चीज आपके फ्यूचर में होने वाला है उसके पहले आपको बता देगा कि आपके साथ ये होने वाला है। इसी के ऊपर एक मूवी बना है राधे श्याम मूवी देखिएगा, प्रभास जी का है। तो उसमें देखिएगा वो ज्योतिषी के ऊपर मूवी बना हुआ है कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आपको पहले बता देगा। तो उसको बोलते हैं ज्योतिषी। तो ये हमारा पूर्वानुमान, मौसम का पूर्वानुमान जो लगाता है, कौन लगाता है? वैज्ञानिक लगाता है। किसकी सहायता से लगाता है? तो वायुमंडलीय दाब माने बैरोमीटर की सहायता से लगाता है। अगर हम आपको बोल देंगे कि आज बारिश होने वाला है, जिसका मतलब हम क्या, हमारे पास बैरोमीटर है, बैरोमीटर से हम बता सकते हैं कि आज बारिश होने वाला है कि नहीं, आज आंधी आया कि नहीं, आज मौसम साफ रहेगा कि नहीं। किससे? बैरोमीटर से। ऐसे अगर आपको पता नहीं लगा कि किससे कैसे होता है, हम बोल दिए आपको आज आंधी आएगा, अब लोग आंधी आ गया, आहा सर तो ज्योतिषी है, सर तो बता दिए सारा काम होता है। ऐसे भी हम ज्योतिषी हैं। ज्योतिषी में कुछ बात हमको पता है जो आपको बताएंगे तो आपको लगेगा आहा ऐसा होता है।
बताते हैं, मतलब जैसे आपको बताते हैं, एक बात बताते हैं, हमारे पास भी कल मतलब चीज है, हम खुद अनुभव किए हैं, हम बताते हैं। ये देखिए, एक आपको हाथ दिख रहा होगा, मेरा हाथ दिख रहा है, हाथ दिख रहा होगा, हाथ में मेरा एक तिल है, इस हाथ में मेरा एक तिल है। कहावत है कि जिसके हाथ में तिल या पैर में तिल होता है, हाथ में तिल हो या पैर में तिल होता है, उसको एक काम करने में मन नहीं लगता है, उसका मन विचलित होते रहता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। जैसे आज ये मतलब एक काम कर रहे हैं, तीसरे लगेगा हम यही काम करेंगे, खूब मन लग रहा है, फिर कुछ दिन काम किया, वो काम को छोड़ देगा, फिर दूसरा काम करेगा, अच्छा ये ठीक है, अच्छा इसमें काम करेंगे, अब फिर उसमें भी कुछ काम किया, उसमें मन नहीं लगेगा, फिर तीसरा काम करेगा, फिर मतलब एक काम से उसका मन ही नहीं भरेगा, एक काम में लगा नहीं रहेगा, कभी बदल के काम करते रहेगा। क्योंकि हम ज्योतिषी हैं, हमको इतना पता है, तो इसलिए अगर आपके हाथ में भी तिल होगा या आपके पैर में भी तिल होगा, तो इसका मतलब क्या है, आपको भी एक काम करने में मन नहीं लगता है। अगर ऐसा होगा तो कमेंट कीजिएगा बात सही है या गलत है, ठीक है। चलो, हम ज्योतिषी नहीं है ऐसे बोल दिए, लेकिन ऐसा हमको कोई बोला था, इसलिए हम भी आपको बोल रहे हैं कि हमको बोला था कि आपको एक काम करने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके हाथ में तिल है, हाथ में तिल है, यहाँ पे मेरे हाथ में एक तिल है, इसीलिए हमको ऐसा बोला था। अब देखते हैं कि ये बात कितना सही है, लेकिन जहां तक हम बोला था ये बात सही ही है, हम वही काम करके छोड़ चुके हैं और हर काम करने में बहुत मजा आता है। चलिए नेक्स्ट, मौसम का पूर्वानुमान किससे लगाते हैं, बैरोमीटर से। किससे लगाते हैं, बैरोमीटर से, ठीक है। तो मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं बैरोमीटर से। बार बार देखना पड़ता है कि वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि रूम में तो अकेले रहते हैं, कोई है नहीं पीछे तो देखेगा, तो कभी क्या होता है कि वीडियो बनते बनते रुक जाता है, हम यहाँ पे बोलते रहते हैं, जब लास्ट खत्म होता है तो देखते हैं तो वीडियो बन ही रहा, आहा सारा मेहनत हमारा खत्म। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मौसम का पूर्वानुमान किससे लगाते हैं, बैरोमीटर से। अब इसमें क्या होता है, बैरोमीटर में क्या होता है, पारा, बैरोमीटर के अंदर में क्या भरा होता है, ये आपका बैरोमीटर है, इसके अंदर क्या भरा होता है, पारा, इसके अंदर क्या भरा होता है, पारा। जैसे आप थर्मामीटर का नाम सुने, बुखार चेक करता है, मुंह में लेके या में लगा के थर्मामीटर चेक करते हैं, आपके उसमें क्या होता है, पारा भरा होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि ताप बढ़ने पर दाब बढ़ता है, दाब बढ़ने से पारा फैलने लगता है, पारा फैलने लगता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी वही कंडीशन है, यहाँ ताप का कंडीशन है या डायरेक्ट दाबे का कंडीशन है, दाब बढ़ने से ये पारा ऊपर उठने लगता है, पारा ऊपर उठने लगता है, और हम आपको बोलते हैं कि पारा अचानक ऊपर उठ गया, पारा अचानक ऊपर उठ गया, ऊपर में नीचे गिर गया, पारा अचानक नीचे गिर गया, पारा यहां तक था, अब अचानक धड़ाम से नीचे गिर गया, पारा नीचे गिर गया। पारा नीचे गिरने का मतलब क्या है, दाब का ज्यादा होना या दाब का कम होना। अब बोलोगे दाब का कम होना, दाब का कम होना। अगर दाब ज्यादा होगा, तो देखिए दाब अगर ज्यादा होगा, दाब बढ़ाएंगे तो पारा ऊपर जाएगा, और हम बोल रहे हैं कि पारा एक बार नीचे गिर गया, जिसका मतलब दाब क्या हो गया, कम हो गया है, दाब एक बार कम हो गया है। दाब का कम होना, दाब कम कब होता है, जब वायु की मात्रा कम होती है, वायु की मात्रा कम होती है, वायु की मात्रा कम होती है, क्योंकि वायु की मात्रा कम होगा तभी दाब कम होगा। हम ये हम देख रहे हैं बैरोमीटर में कि मतलब पारा एकाएक नीचे गिर गया, पारा एकाएक नीचे गिरने का मतलब है कि पारा एकाएक नीचे गिरने का मतलब है कि उसका दाब कम हो गया। दाब कम तभी होता है जब वायु की मात्रा कम होती है, वायु की मात्रा कम होती है। अब कोई जगह है, मान लो ये जगह है, ठीक है, इस जगह पर वायु की मात्रा है और यहाँ भी वायु है, तो वायु क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरा जगह जाते रहता है, हर जगह वायु है, एक जगह दूसरी जगह जाते रहता है, जाते रहता है, इस तरह से जाते रहता है, इधर से भी वायु आता है, इधर से वायु आता है, हर जगह से वायु आते रहता है, आते रहता है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इस जगह वायु की मात्रा कम हो गई, वायु की मात्रा एकाएक कम हो गई, वायु की मात्रा एक बार कब, अचानक यहाँ से वायु की मात्रा एक बार कम हो गई। अब जब वायु की मात्रा यहाँ से कम हो जाएगा तो ये सब वायु इस जगह पर, इस जगह अपना उस वायु जो जगह खाली हो गया वायु का, उसका जगह लगने के लिए तेजी से जाएगा, क्योंकि वहां पे एक बार कम हो गया तो हर जगह हर तरफ से वायु उसके पास स्पीड में जाएगा ताकि उस जगह को भरे, क्योंकि यहाँ पे वायु कम है, वायु कम होने की वजह से वहां पे वो स्पीड में जाएगा। जैसे स्पीड में जाएगा तो वायु की यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वायु की स्पीड बढ़ जाएगी, वायु की स्पीड बढ़ जाएगी तो यहीं पे क्या आएगा, आंधी आएगा। तो वायु की स्पीड बढ़ गया तो क्या आया, आंधी। इसी से अनुमान लगाता है। अच्छा, पारा मतलब बैरोमीटर में पारा का नीचे गिर गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कि वहां पे वायु की मात्रा बहुत कम हो गई है, वायु की मात्रा वहां पे कम हो गई, वहां से दूर से वायु जाएगा उसका जगह छेकने के लिए, चारों तरफ से वायु आएगा उसका जगह छेकने के लिए, तो स्पीड में आएगा तो क्या आएगा, आंधी आएगा। ओहो, आप समझ में आया कैसे होता है, तो समझ में आ गया होगा। तो कि वायु की मात्रा कैसे कम हुआ, सॉरी बैरोमीटर नीचे गिरा तो आंधी क्यों आया, क्योंकि बैरोमीटर नीचे गिरा, दाब कम हुआ, दाब कम हुआ, वायु कम हुआ, वायु कम हुआ तो उस जगह को छेकने के लिए अदर जगह से वायु आएगा, और जहां बहुत ज्यादा कम हो गया है तो बहुत स्पीड में आएगा, बहुत स्पीड में आएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं आंधी। क्या बोलते हैं,
आंधी। नेक्स्ट, अगर हम बोलते हैं पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, पारा कहाँ हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, तो पारा ऊपर चढ़ रहा है, पारा ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब वहां दाब की मात्रा बढ़ रहा है, दाब की मात्रा बढ़ रहा है। दाब की मात्रा बढ़ने का मतलब वायु की मात्रा बढ़ रहा है, वायु बढ़ेगा तभी दाब बढ़ेगा। वायु की मात्रा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे वायु की मात्रा बढ़ रहा है, इसका मतलब वहां वायु ठीक ठाक आ रहा है। अब धीरे धीरे वायु की मात्रा उसके पास आ जाएगी तो हम लोग कहेंगे मौसम साफ हो रहा है। क्या हो रहा है, मौसम साफ हो रहा है। तो एक बाइक नीचे गिर गया तो उसका दूर से आएगा हवा छीनने के लिए, आंधी आएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ हो रहा है। मौसम क्या हो रहा है, साफ हो रहा है। अब धीरे धीरे अगर नीचे गिर रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, जिसका मतलब ये है कि धीरे धीरे नीचे गिरने का मतलब है मौसम जो होता है बादली हो रहा है। बादली होना, बादल, क्लाउड, आसपास में बादल है, आसपास में क्या है, बादल है, आसपास में बादल है, आसपास में क्या है, बादल है। तो जैसे ये धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो आसपास में बादल, इसका मतलब आसपास में बादल है, आसपास में बादल होता है तो क्या होता है, वर्षा। क्या होती है, वर्षा। तो पहले वहां बताता है कि आज बारिश होगी, मौसम का जो समाचार सुनाता है क्या है, प्रिय ग्राहकों आज बारिश होगी, आज बारिश होगी। तो बारिश कब होगा, जब बैरोमीटर में धीरे धीरे, बैरोमीटर कहाँ, पारा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग का दाब का कंप्लीटली खत्म हो चुका है। कोई भी तरह का अगर डाउट होता है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कल नेक्स्ट अगला चैप्टर पढ़ेंगे उत्प्लावन। क्या पढ़ेंगे, उत्प्लावन। तो अगर कोई तरह का डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, बाय।